यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल, रिवाइजिंग वेल। आप सबसे मेरी जैसी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, क्लास में आने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लासेस को जरूर 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 रिवाइज करके आया करो। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डबल हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस का लेवल डबल हो जाता है। आप एक सवाल करते हो, 5 सवाल आपको समझ में आते हैं। आई होप यू आर डूइंग दैट। इन द मीन टाइम मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मैं कुछ दिनों से मतलब 4-5 दिनों से थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड हो गया हूँ, या कह सकता हूँ मैं थोड़ा मिसमैनेज्ड हो गया हूँ, या मैं कह सकता हूँ ओवरवर्कड हो गया हूँ, ओवरलोडेड हो गया हूँ। तो आप जितने लोग आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं 2-3 दिन और ऐसे ही डिस्टर्ब रहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस को पहले मैं ख़त्म करूँ। राइट, सिलेबस को पहले एंड किया जाए, और हर एक लेक्चर से पहले मेरे को बहुत आपके लिए चीज़ें तैयार करनी होती है। नए तरीके के क्वेश्चन, नए तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को रखना, कहाँ कितना रखना है, नहीं रखना है, आई हैव टू प्लान। द रीज़न इज कि आपकी लाइफ में एमसीक्यूज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले अपन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते थे, या यूं कहें कि जिनको हम जिक्र भी नहीं करते थे, यूं शॉर्ट में एक कैलकुलेशन की तरह देख करके कैलकुलेटर पे निकल जाते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमें उन चीज़ों को वर्कआउट करके आपके सामने रखना पड़ता है। आई होप कि ये छोटी सी मजबूरी है, बात छोटी है, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसके लिए छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने को क्रिएट करने पड़ते हैं, और वही सिनेरियोज आपके सामने लाने पड़ते हैं, जिससे कि आपको यही चीज़ जब एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। राइट, तो उन सब को करने में और थोड़ा सा प्रेशर है, कुछ अदर प्रेशर्स आर ऑल्सो देयर, कुछ कमिटमेंट्स थी उनको कंप्लीट कर रहा हूं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं इनडिसिप्लिन्ड हो गया हूं। आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। 2-3 दिन और आप मेरे को वक्त दे दो, फिर जैसा अपन हमेशा 24 घंटे ट्रैक पे रहते थे कि आपकी क्वेरी आती थी, मेरा रिप्लाई यूं जाता था, वो एज इट इज चालू हो जाएगा, और वो एग्जाम और एग्जाम के बाद भी वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। ये मेरी कमिटमेंट है। बस थोड़े दिनों के लिए मैं ऑफ शूट कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हूं। आई होप कि यू विल कोऑपरेट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल बजटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ का, आपके सिलेबस का, आपकी पूरी जिंदगी का, हमने स्टार्ट किया था। यहाँ से लेके इंडस्ट्री तक आपको हर जगह ये चीज़ आपको बहुत मदद करने वाली है। फाइनेंस का कोर है, इसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, पूरा कैपिटल मार्केट भागता है, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और फाइनल लेवल पे जब आप जाओगे तो इसी के एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आप पढ़ने वाले हो, तो बहुत अच्छा बेस बनाने वाले हो। और मैंने तो इसका बेस ऑलरेडी बना दिया है बॉस आपका। चाहे वो टीवीएम का चैप्टर हो, चाहे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, लीवरेज हो, ईबीआईटी ईपीएस हो, या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हो, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हो, कैपिटल स्ट्रक्चर के सम हो, वो सब इस चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े आके उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं खड़ी होगी, कहीं उसकी वर्किंग खड़ी हो जाएगी, कहीं उसके प्रोसेसेस आके सामने आ जाएंगे, पुराने पाप सब दोहराए जाएंगे। आपको हर एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा भगवान के दरबार में एक ना एक दिन। तो सर वही फंडा कर रहे हैं अपन, ठीक है। बाकी आप रिवाइज करते रहना, फंडा आपको पता है। अब के हम बिछड़े तो नहीं, आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, सिलेबस भी गुजर जाएगा। लास्ट क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इरेडा का हमने सॉल्व किया था, और देखा था कैसे मार्केट कैप बढ़ती है, शेयर होल्डर वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होता है, और उसमें किसका रोल होता है, एनपीवी का रोल होता है। एनपीवी को बहुत अच्छे से समझा था, ये एग्जाम्पल से समझा था, बहुत सारे एग्जाम्पल से सॉल्व किया था। एन्यूटी का, परपिचुटी का, इक्वल अनइक्वल कैश फ्लो सबको डिस्कस किया था। इवन अनइवन कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, उसके बाद कैश इनफ्लो, और बीच में कैश आउटफ्लो डाल के वापस से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकाल के हर तरीके से कैलकुलेट करके हमने एनपीवी निकालना सीखा था। मतलब हमने मैकेनिकली भी सीखा था, हमने एग्जाम के फॉर्मेट वाइज भी सीखा था, और हमने कैलकुलेटर से भी करने का ट्रिक सीखा था। तो हमने हर तरीके से एनपीवी निकाली थी, और पता है, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू इन दिस पेपर। और इससे एमसीक्यू भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। जितनी कहानियां मैंने कल की क्लास में आपको समझाई हैं, वो सारी कहानियों को अलग अलग तरीके से आईसीआई एमसीक्यू बना के आपके सामने रख सकता है। इसीलिए बदले बदले से सरकार है, तो बदले बदले सा त्रिवेदी और तुम भी हो, बदल जाते हैं, कोई बात नहीं। और हमें पता है कि जब हम बात कर रहे थे मार्केट कैप की, तो वो शेयर होल्डर्स वेल्थ है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कि हमें शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। वेल्थ मैक्सिमाइज करना है मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा करके उससे एनपीवी मैक्सिमाइज करना। ये वैल्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट नहीं है, ये वैल्यू है, वैल्यू जनरेट हो रही है, वर्थ जनरेट हो रही है, ठीक है।
यस। क्या ये नेगेटिव भी हो सकती है? हो सकती है। क्या ये प्रोजेक्शन जो हम ले रहे हैं बार बार, या हमें पता चल रहा है, या हमारा अनुमान है? अनुमान, हनुमान नहीं, अनुमान। हनुमान तहि परसा रघुपति कीन विचार, वो नहीं। आज उनका बहुत अच्छा दिन है, कोई बात नहीं। तो वो जो है, वो जो अनुमान है, क्या वो गलत हो सकता है? यस सर, वो प्रोजेक्शन अपनी गलत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन सर हम यहां पे गिवन डेटा के हिसाब से चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो कैपिटल बजटिंग, ऑफ कोर्स अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी की बात कर रहे हैं, 10 से 15 नंबर तक, और कभी ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए बात कर रहे हैं, 2-3 एमसीक्यू चिपक के रहने ही वाले हैं इससे, इस पूरे कोर्स, इस पूरे एग्जाम के अंदर। पहला फंडा पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे इवेलुएट करते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था एनपीवी कैलकुलेशन, और एनपीवी कैलकुलेट करवाया था आपको। एनपीवी इज इक्वल टू क्या था सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, जो भी कैश इनफ्लो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कैश आउटफ्लो या आउटफ्लोज, बताओ, कैश आउटफ्लो या आउटफ्लोज? ऑलवेज यूज द वर्ड आउटफ्लोज, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्ट देयर माइट बी अनदर आउटफ्लो, और इसीलिए उस पर भी हमने क्वेश्चन किया था। नेचर ऑफ रिटर्न कोई भी हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, अनइवन हो सकता है, परपिचुअल हो सकता है, या एन्यूटी वाला मेथड से हो सकता है कि सर 5 साल तक ये एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहेगा। वो तो सर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन सेटर पे डिपेंड करता है, और आईसीआई के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब जैसा तब तैसा, नहीं तो सीए का स्टूडेंट कैसा, निपटा देंगे अपन। चलो, कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरा सर, ये समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का क्या फंडा है। हमने कहा था एनपीवी, ध्यान से सुनना, एनपीवी को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का एक ही फंडा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहां उसके लिए हमने बुकिश जो अपना सिस्टम है, मतलब प्रैक्टिकली तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव है, तो कितना पॉजिटिव है देखते हैं। कंपैरिजन करना है 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट में, वो भी कर लेते हैं। जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब 0 से ज्यादा हो तो प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। कंपैरिजन करनी हो तो बात की बात है, अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, रिजेक्टेड। 0 है तो दोबारा मत पूछना, पोस्टर बना दूंगा। अरे फिर तो कोई डिसीजन ही क्या लेना है, न उधो का लेना न माधो का देना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये सब आपका था, आपको ही वापस कर दिया, तो बचा ही नहीं कुछ अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब डायलॉग है, ऐसे ही चलते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया था, और आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए थे जिसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए थे, बस आपको एक दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आपको निपटाना था, आपने निपटा दिया है। एडवाइस लिखना भी आपको सिखाया था, कभी भी फुल लिखना, आप ये नहीं लिख देना एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। ये क्या होता है एक्सेप्टेड, वाई लॉजिक। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, नहीं हो रही है तो भाई रिजेक्टेड, हो रही है भाई तो मैक्सिमाइज हो रही है तो भाई एक्सेप्टेड। बात खत्म, ठोको ताली, आगे चलते हैं। ये वाले प्रोजेक्ट में मैंने आपको दिखाया था कि यहां पे एक कैश आउटफ्लो भी था। क्या ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे आउटफ्लो भी हो रहा हो और ठीक इसी साल में 200 का इनफ्लो भी हो सकता है? हो सकता है ना सर। ये स्ट्रीम कंटिन्यू रहती, 400, 200, 300, 400, और यहां पे 500 जाता, यहां पे 200 जाता, कोई बात नहीं सर, वो अपने टेबल में इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, इसका भी शामिल हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, फंडा सेम है। पीवी निकालो, एफबी निकालो, फंडा सेम है साहब। डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करो, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, और उसे बताएंगे उसकी आज की औकात, और इससे हमें पता चल जाएगी एनपीवी। वाओ, ओके। उसके बाद सर हमने आपको ना एक चीज बताई, हमने कहा कि बेटा ये तो ठीक है, तुम एनपीवी निकाल लेते हो, रट के निकाल लेते हो, रटना ही कहते हैं, लेकिन यार सोच के सोचो। नहीं मतलब सोचना जो है ना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे मैं लेक्चर्स लेता हूँ एडवांस्ड एमसीएस के अंदर, यही पेपर लेता हूँ, पेपर नंबर 15 है आपके एडवांस्ड एमसीएस का, सबसे लास्ट पेपर। तो वहाँ पढ़ाना पड़ता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ थिंकिंग क्या है। पहले थिंकिंग, सोचना, सोच के सोचो, ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के सोचो, ये लाइफ लेसन है। सोच के सोचो कि लास्ट टाइम कब सोचा था। सर हमेशा सोचते रहते हैं, नहीं सोचते, सोच के सोचो। अपनी मम्मी के बारे में कब सोचा था, ध्यान से आंखें बंद करके, कि मेरी माँ कितना कष्ट काटती है, मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, मेरे लिए कितनी चाय बना के देती है, मेरा कितना ध्यान रखती है, कितना खाना बनाती है, क्या मेरी मम्मी के पास अच्छे कपड़े हैं, क्या मम्मी कभी अपने बारे में सोचती है, कितना सेल्फलेस है मेरी माँ। कभी सोचा है ऐसे आंखें बंद करके? नहीं ना, दिल पे हाथ रख के बोलो नहीं सोचा है, झूठ बोल रहे हो अगर तुमने सोचा है तो। ठीक है, मम्मी दिखती रहती है, मम्मी से बातें करते रहते हो, मम्मी के बारे में नहीं सोचते तुम,
तो सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन से काम लेना सबको नहीं आता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो ब्रेन से काम लेना जानता है, जो सोचना जानता है। और हमारी क्लास इसी सोच को बड़ी करने की क्लास है। आई क्रिएट क्यूरियोसिटी, आई बाउंड यू टू थिंक एंड दैट्स व्हाई मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। याद रखना। तो सर सीधी सी बात है, सोचना शुरू कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। वाई माई पेरेंट्स आर वर्किंग सो हार्ड, वाई माई फादर इज डूइंग सो मच फॉर मी, व्हाट इज हिज इंटरेस्ट इन माई लाइफ एंड माई करियर, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि भाई आपको क्या करना है, आपकी लाइफ की कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए। तुम्हारे सक्सेस की गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर तुम सोच के अपने माँ बाप के बारे में, अपने टीचर के बारे में, उसके हार्डवर्क के बारे में, उसकी डेली रूटीन के बारे में, अपने भाइयों बहनों के सेक्रीफाइसेस के बारे में अगर एक बार सोच लोगे, तुम जल्दी सीए बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। यूट्यूब वीडियो तुम्हें 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये तुम्हें हर पल हर क्षण तुम्हें मजबूत करती है, हर पल तुम्हें मोटिवेट करती है। हनुमान का बेस्ट एग्जाम्पल है। हनुमान को सीता जी को ढूंढने जाना था। ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट की कहानी है, सुना देता हूं, फिर आगे चलते हैं, सिलेबस तो अपन करा ही रहे। हनुमान को सीता जी को ढूंढने जाना था, चुपचाप बैठे थे। सबने बोला सीता को तो हनुमान ही जा सकता है खोजने, और लंका तो जाने की पावर किसी को नहीं है, समुद्र लांघना है, एकमात्र है हनुमान। ये बात किसको पता थी? ब्रह्मा के बेटे को, पोते को, जामवंत को। उसको पता थी कि हनुमान ये काम कर सकता है, इसके पास असीम शक्ति है। लेकिन हनुमान जी को श्राप था, जैसे हर सीए के स्टूडेंट को श्राप होता है कि जब टाइम आएगा ना, जब पावर दिखाने, पावर बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है, विजडम बहुत होती है, लेकिन जब वक्त आता है ना, बस उसी समय सब खो जाते हैं। तो उनको एक अच्छे जामवंत की जरूरत होती है। और तुम्हारा टीचर, तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा गाइड, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा प्रिंसिपल, वो तुम्हारा जामवंत है। वो तुम्हें झकझोरता है और जगाता है। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, होई ना तात तुम पाही। मतलब हे हनुमान, चुप होके क्यों बैठे हो तुम? मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, मैं रामायण की चौपाई नहीं सुनाता प्लीज। मैं बाबा नहीं हूं, संत नहीं हूं, महात्मा नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है तो बोल लेता हूं, थोड़ा बहुत। समुद्र में एक बूंद के बराबर नॉलेज है, बस वो भी नहीं है शायद। तो क्या है कि वो कहते हैं कि ये चुपचाप क्या बैठे हो गुमसुम, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते। जामवंत उसको झकझोर के समझा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, कौन सो काज कठिन जग माही, होई न तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। ठीक है, उसको बताते हैं राम के काम को करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम शिव के रुद्रांश हो, जागो, तुम में असीम शक्ति है, तुम ही हो जो सूरज को खा गए थे। तो वो फिर कहता है, उसके बाद वो कूद के वहां पे एक पहाड़ था उस पर चढ़ जाते हैं, और चढ़ के इतनी जोर की गर्जना करते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं और इतने जोर से छलांग लगाते हैं कि हनुमान रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाते हैं और वो पहाड़ रॉकेट की रफ्तार से जमीन के नीचे धंस जाता है। वो पर्वत है ही नहीं, है ना। और फिर उड़ते हुए जाते हैं तो वहां रास्ते में एक पर्वत मिलता है, ऐसा पहाड़ जिसको उड़ने की शक्ति थी। तो पहले के जमाने में पहाड़ ऐसे होते थे जो उड़ते थे, उड़ सकते थे, फ्लाइंग माउंटेन्स। तो उनको ना इंद्र राजा था देवताओं का, तो उसको धरती पे इधर उधर आना जाना होता था। इन पहाड़ों की वजह से बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब एक दिन गुस्सा आया तो सारे ऐसे उड़ने वाले पहाड़ों को अपने वज्र से मार मार के गिरा दिया, खत्म कर दिया। बस एक पर्वत रह गया, मैनाक नाम था उसका। उसने भाई जो अपने हवा के देवता हैं, वायु देवता, उनके सामने जाके हाथ बोला, प्रभु बचा लो प्लीज। पवन देवता के पास गया, बचा लो यार, ये हमें भी मार देगा। ठीक है, एक ही पहाड़, वही मैनाक, उसके हनुमान के पवन पुत्र थे ना, हनुमान के पिताजी के आशीर्वाद से गलती से हवा के झोंके से उसको मार के समुद्र में गिरा दिया, वही लंका वाले समुद्र में। ठीक है, तो वही बचा हुआ था, समुद्र के नीचे छुप के रहता था वो। तो उसको समुद्र देवता ने बोला, देखो हनुमान जा रहा है राम के काम को करने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए, वो थक गया होगा, जाओ थोड़ा, तुम्हारे पे बहुत एहसान है, थोड़ा उसको रेस्ट करने के लिए दो। हाँ, तो वो ऊपर आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत तेजी से जा रहे हो। तो जैसे ही वो ऐसा बोलता है ना, हनुमान जी इतनी रफ्तार में थे कि उनके सीने से पहाड़ टकराता है, 2 टुकड़े हो जाता है मैनाक,
फिर भी वो हाथ जोड़ के खड़ा है ना। शकल गुण निधानम बानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वही बोलता है वो ये श्लोक। तो उनको कहता है भाई तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम रघुपति भक्त, कैसे है भूल गया हूँ मैं, एक श्लोक है वहाँ पे वो बोलता है शकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हाथ जोड़ के खड़ा है हनुमान जी, इतनी स्पीड से जाते हैं कि आधा टुकड़ा तोड़ देते हैं, उनके सीने से टकराता है। ये स्टूडेंट का लाइफ होता है। स्टूडेंट इतना पावरफुल होता है जब वो मोटिवेटेड होता है। क्वेश्चन क्या ऐसी तैसी, क्वेश्चन की क्या औकात होती है, 4 पैसे की औकात नहीं होती। क्वेश्चन तो कोई भी बना लेता है, बस उसको पॉजिटिविटी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, थिंकिंग ब्रेन होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए। फिर वो हनुमान की तरह पहाड़ को भी 2 टुकड़े में कर देता है। तुम्हारा बेस्ट आइडल हनुमान है। तुम किसी भी धर्म को मानते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। देयर आर ओनली 2 अलीज, एक बजरंग बली, एक अली। ये दोनों का पावर स्ट्रक्चर है दोनों धर्म के अंदर, तीनों धर्म के अंदर। हर धर्म में तुम सुनोगे एक ऐसा बंदा जरूर कैरेक्टर होता है जो बहुत पावरफुल है। हल्क है वो, पावरफुल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस्लाम में जाओगे अली का जिक्र होता है, दमदम अली अली, मतलब वो हनुमान जी की तरह ही कैरेक्टर है वहां पे। ठीक है, आस्था हमारी अलग अलग हो सकती है लेकिन रूप वही है। तो मोटिवेशन आपको ढूंढ लेना अपने हिसाब से। तो बी लाइक हनुमान इफ यू वांट टू बी द सक्सेसफुल स्टूडेंट, बी लाइक हनुमान, जो अपने मोटिव के प्रति इतना क्लियर था कि वो पहाड़ को भी तोड़ देता था, जमीन में धंसा देता था। बस उसको बता देने की जरूरत थी कि मैं ही हनुमान हूं, मेरे में ही सारी ताकत है दुनिया की, बस वही काम मैं कर रहा हूं, बाकी सारे काम आप कर रहे हो। मार्क माई वर्ड्स, में और कुछ नहीं कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो मेरा कोई एहसान नहीं, सिर्फ आपका एहसान इतना है कि आप पढ़ लो। ठीक है, this is the real something that I wanted to share and shared it today. So just go get it. This is your part of flesh that is there. Go get it, your pound of flesh. ठीक है, शर्लॉक होम्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उधर ऐसा आता है। तो ये सब ज्ञान की बातें अब रोक देते हैं। ठीक है, विवेकानंद से किसी ने पूछा कि स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, हनुमान जैसा, जिसको सिर्फ अपने टारगेट के अलावा कुछ सोचता नहीं था। उसको बोलो जा तू क्रोसिन लेके आ मार्केट से, तो मेडिकल स्टोर जाता था तो वो क्रोसिन नहीं खरीद के लाता था, पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा के ले आता था। गया वो लंका, यहाँ मूर्छित पड़े थे, गिरे पड़े थे बेहोश, कौन? अपने लक्ष्मण जी और राम जी, लक्ष्मण जी, उनके लिए दवा लेने गया, पूरा सुषैन वैद्य का घर सहित उसको उठा के ले आया। मेडिकल क्या वो स्टोर, क्या हॉस्पिटल ही उठा के ले आया। बोला संजीवनी बूटी ले आओ पहाड़ से, नहीं मिली, पूरा पहाड़ ही उठा के ले आई। ऐसा होना चाहिए ना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। कितने सर 10 सवाल कर लेना बहुत है, नहीं सर 100 थे ना, मैंने सारे कर लिए, वाह क्या बात है। ऐसा होना चाहिए ना दिल से। ठीक है, तो कौन इस काज कठिन जग माही, हो ही न तात तुम पाही। बात खत्म, समझ गए? सारे काम तुम कर सकते हो, करो भाई करो, स्टार्ट हो जाओ, ठोक के एकदम तैयार हो जाओ, बिल्कुल सीना तान के। उसके बाद मैंने आपको बताया सर मॉडिफाइड एनपीवी, और सच बताऊं ये मॉडिफाइड एनपीवी जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है, एनपीवी ही है। बोलो क्यों? क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा। और उसके बाद इस पे हमने सवाल किया था और इसका फॉर्मूला भी आपको ब्रेकआउट करके दिया था। तो जरा यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने ऐसा कयूं बोला, कयूं। ठीक है, एक देखो ये कैश फ्लो का स्ट्रीम है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी डिस्कस। चलो स्टार्ट हो जाओ, कॉपी वॉपी निकाल लो। हो गए हनुमान जी, गए सेट हो गए जाके वहाँ अयोध्या में, अभी आज उधर ही होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अपने को तो उससे अपना पेट नहीं भरता। ठीक है, भरता है क्या? नहीं यार, तुमको तो पढ़ना पड़ेगा बॉस। किस्मत बना, भगवान भी तुम्हारे भरोसे, क्या भगवान भरोसे बैठे रहोगे? क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो। कोई मूवी का डायलॉग है, माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मान लो मैं 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये मेरा कैश आउटफ्लो है 0 ईयर के अंदर, और इसके बदले में 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 इस साल में मेरे को 300 और 100 रिटर्न आने हैं। ये कैश इनफ्लोज आने हैं रेगुलर इंटरवल पे, और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू से 15% है। तो तुम क्या करते हो, इस पे एनपीवी निकाल लेते हो, पीवी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, और पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, और ऐसे करके एनपीवी निकाल लेते हो। ठीक है, एनपीवी। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, इरेडा से लेकर रिलायंस तक, रिलायंस जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है आज इंडिया के अंदर,
पता नहीं कितने लाख करोड़ का है, कोई 24 की कितने, जो भी है अभी याद नहीं है डेटा, मतलब जिक्र किया था किसी दिन क्लास में, तब देखा भी था हमने। तो तुम्हें क्या लगता है वो कंपनी जब ये पहले साल के एंड में जब ये 300 करोड़ रुपए उसके पास आते होंगे तो इसको लेके तिजोरी में डाल देती होगी या इसका कुछ करती होगी? ऑफ कोर्स करती होगी, री इन्वेस्ट करती होगी। इसको भी ये भी आता होगा फिर किसी जगह पे लगा देती होगी, ये आता होगा फिर आगे लगा देगी, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे इस 500 को उसने इन्वेस्ट किया उसी तरह से ये 300 300 100 इसको भी फर्दर वो इन्वेस्ट जरूर करेगी, ठीक है। लेकिन जब हमारा रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना, री इन्वेस्ट, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, अजम्पशन क्यों लेने की बात है कि री इन्वेस्ट नहीं किया होगा। जब रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट या केसी और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम और द री इन्वेस्टमेंट रेट इज ऑल्सो एट द रेट ऑफ 15%, तो फर्क ही क्या पड़ा, जितने से कंपाउंड किया उतने से डिस्काउंट कर लिया, इसीलिए तुम्हारा जो मॉडिफाइड एनपीवी था वो सेम आया और उसका फॉर्मूला भी वर्कआउट करके तुमको दिया, बात खत्म। बोलो यस और नो, ऐसा ही हुआ होगा ना। इसका मतलब ये तो ना बताने वाली बात थी कि री इन्वेस्ट हो रहा है, ये तो अज्यूम्ड है यार, होता ही होगा, ठीक है। यही नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, खेल तब बिगड़ेगा जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अब केसी निकालना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना आपको, नहीं निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकालना नहीं सिखाना पड़ेगा, नहीं सर। अगर हमारा ये और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स अपने को ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि अपने को जो एक्सपेक्टेशन थी से 15% की एक्सपेक्टेशन थी, जनरली रेयरली ऐसा होता है, बट जब भी होगा, होता तो है ही ना, ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है, होता है, खूब होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन 15% की थी मार्केट में, हमें जब पैसा मिला उस समय हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी तो उस समय हमें 20% मिल गई। अगर वो 20% हो, अगर यही 15% की जगह पे 20% हो तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग होगी 20% के रेट से और डिस्काउंटिंग होगी 15% की रेट से। तो सर वो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का जो फैक्टर है, जो उसका डिफरेंस है, वो तो एनपीवी में दिख जाएगा ना। इसका मतलब एनपीवी घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ। इस सिनेरियो में जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से री इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा हो, उस केस में एनपीवी प्लस होगी कि माइनस होगी? ऑफ कोर्स सर हमारी वेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि हम री इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वहां पे एनपीवी बढ़ जाएगी। और इस केस में एनपीवी उसके कंपैरिजन में कम होगी, यहां डिफरेंस क्रिएट होगा। अदरवाइज क्यों डिफरेंस क्रिएट होगा? नो डिफरेंस। अगर सेम ही रेट दोनों का होगा तो एनपीवी इज इक्वल टू मॉडिफाइड एनपीवी। बोलो यस और नो, डन है ना। ये नोट लिख लो पहले, फिर आगे एक इस पे सवाल देता हूं। नहीं, पहले सवाल ही कर लेते, फिर उसके बाद करेंगे। और ये सवाल आपको खुद करना है, मार्क माई वर्ड्स, और मेरे साथ करना है। और बिल्कुल अभी 2 क्लास एकदम धीरे चलेगी, जैसे चल रही है, एकदम इसी रफ्तार से, टाइम पास बढ़िया ढिंचाक वाला कराऊंगा। क्यों? क्योंकि MCQ आने वाले हैं और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे सोचने का वक्त नहीं दूंगा, सीधा बोलूंगा लगाओ लगाओ लगाओ, लगा देना। हुए, क्या गाना सेट किया, राइमिंग की है? टाइम पास, इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता। चल भाई, एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल रखते हैं। सारे एग्जाम्पल बढ़िया ही होते हैं सर, ये भी अच्छा ही होगा ना? सर एग्जाम्पल क्या रखूं? रखते हैं सिचुएशन 1, 1000 ही करोड़ लगाए, हम्म, 200, 5 4 9 3 12, 200 तो चाहिए ही चाहिए। केसी 15%, करो भाई कैलकुलेट एनपीवी एंड वाइस करो।
आप कैलकुलेट करो, मैं सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था री इन्वेस्टमेंट रेट 15% ही है, केसी इज इक्वल टू री, सॉरी यही बोलना था ना मेरे को, क्वेश्चन पूरा कर रहा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, कैसा, मैंने कहा ये तो 1000 जाने वाला है, जाने दो, यहां से शुरू करते, पहले इसको क्या करेंगे कंपाउंड, कितना 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, और इसका 0 ईयर, बात खत्म। और इसको करेंगे डिस्काउंट, सारे को डिस्काउंट करेंगे, जब ये यहां चारों यहां पहुंच जाएंगे सबको डिस्काउंट करेंगे 4 साल पहले, क्लियर, ये भी क्लियर। तो इसका मतलब सर यहां क्या होने वाला है, 500 1 प्लस 1 1.15 1 प्लस 0.5 1.15 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 4 प्लस फिर 400, सॉरी 2 1 गलती हो सकती है, डिवाइडेड बाय 1.14 टू द पावर 4 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.14 टू द पावर 1.15, यार क्या हो क्या रहा है मेरे से आज, 15 टू द पावर 4 माइनस 1000, इस बेचारे को क्या ही करना, कौन पूछ रहा है इसको, है ना। दिस इज व्हाट योर कैलकुलेशन इज, नाउ सॉल्व इट, और सॉल्व करके मुझे बताओ सर एनपीवी, मॉडिफाइड एनपीवी, बताना। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 ही रहेगा, तुम्हें नहीं लग रहा यही हो गया, वापस लौट के आके नॉर्मल एनपीवी की तरह हो गया। कैलकुलेट भी वैसे भी कर सकते थे, तो करते जाओ, आप सॉल्व करके मुझे डेटा दे दो, फाइनल डेटा दे दो, चलो। $48.84 आएगा, नहीं ये मैंने एग्जांपल सेट कर रखा है आपके लिए, करो इसको, चेक करके बताओ मेरे को। फिर सिचुएशन 2 देता हूं आपको, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, आप पॉज करके करो इसको, मैं इसके मैं जहां आना चाहता हूं मैं वहां जाना चाहता हूं, ठीक है। पॉज करके आप करो, ये स्क्रीन दे दिया आपको, अब मैं इसके दूसरे पार्ट पे चलता हूं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करके इसको मैच करके तब आगे जाएंगे। आई होप कि आपसे ये वाला टॉपिक हो गया होगा, खुद ही कर लिया होगा, मैं जानबूझ के पॉज करके आपको देता हूं सो दैट कि आप सॉल्व कर सके, सिंबॉलिक है, बार बार बोलता रहूंगा। एक छोटा सा चेंज ले लो, ये जो एनपीवी था ये मॉडिफाइड एनपीवी था, राइट, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं था, यहां पे लिखा था, ठीक है, ये मॉडिफाइड एनपीवी आ गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जब जब री इन्वेस्टमेंट रेट और केसी सेम हो, ये सारे नोट्स लिखवा के दूंगा, डोंट वरी, तो उस केस में एनपीवी इज इक्वल टू मॉडिफाइड एनपीवी, बोलो यस और नो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी एनपीवी अपने आप में मॉडिफाइड एनपीवी ही होगा, या कोई भी मॉडिफाइड एनपीवी एनपीवी ही कहलाएगा इन केस व्हेन इट्स री इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर सेम, मतलब केसी एंड री इन्वेस्टमेंट रेट्स आर सेम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कैश इनफ्लोज आर सेम। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हेंस प्रूव्ड है, ये तो एस्टैब्लिश्ड लॉ हो गया, बात खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब सिनेरियो बदलते हैं, अब लेते हैं सिचुएशन 2। इतनी बात समझ में आ गई है सर? अभी ना एकदम छोटू छोटू बातें को ना एकदम अच्छे से पकड़ के चलिए, अच्छे से स्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि देखो इसी पे ना आपके एमसीक्यू आएंगे, जितनी कहानियां कह रहा हूं ना ये सब एमपी सर है, और बड़े सवाल में तो आपको हेल्प करेंगे, यही डिफरेंस है ओल्ड कोर्स में और न्यू कोर्स में, ठीक है।
सर यहाँ पे सेम 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केसी इज इक्वल टू 15% था। सर 4 कैश फ्लोज थे अपने, आपको भी सॉरी बड़ा छोटे छोटे लगा दिए यार, 2 3 4। पहला था 500, दूसरा था 400, तीसरा था 300 और चौथा था 200। क्या यही था? हाँ 5432, वेरी गुड। एंड सर री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू 20%। अब आएगा मजा खेल में, अब करो जरा, अब तुम्हारा रियल मॉडिफाइड। ऐसी सिचुएशन हो, जब ऐसी सिचुएशन हो आपके सवाल में, तो मॉडिफाइड एनपीवी की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में साफ हो कि केसी इज दिस एंड री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ कैश इनफ्लोज इज 20% या समथिंग मोर और लेस देन द केसी, मोर और less than the KC, in that case you need to calculate the modified NPV because that is the real NPV। आप बताओ, अगर इंडस्ट्री में काम करते हो, आपकी कंपनी है, तो आप किसको रियल मानोगे, एनपीवी ओनली या मॉडिफाइड एनपीवी? ऑफ कोर्स सर, रियल डेटा, रियल वैल्यू तो, एक्चुअल वैल्यू तो हमें मॉडिफाइड ही बता रहा है। रियल इंपैक्ट तो हमारे वेल्थ पे मॉडिफाइड एनपीवी का ही है, इसीलिए ये कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं। नाउ कैलकुलेट modified NPV and advice। तो करो, फॉर्मूला मेथड से चलते हैं, टेबल बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वो भी करके दिखाया है मैंने, ठीक है। यहां फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन अब देखना फॉर्मूला बदलेगा। 500 बताओ कंपाउंड कितने से करोगे, मतलब री इन्वेस्ट किया कितने पे, इस 500 पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया कितने से, 1.2 से, 1 + 0.2 से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और इसको जब यहाँ लेके आएंगे, मतलब कहाँ, ये 4th ईयर में जब इसको लेके आएंगे यहाँ से, 3 साल बाद जो वैल्यू होगी फ्यूचर वैल्यू, उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करके कहाँ लेके आएंगे वापस, इसे ध्यान से सुनो, डिस्काउंट करके इसको वापस से यहाँ लाके पीवी बनाएंगे। बोलो यस और नो, क्योंकि जब तक पीवी नहीं बनाते उस अमाउंट का, तब तक एनपीवी कैसे निकालेंगे। तो अब क्या होगा, अब इसको डिस्काउंट कितने से करना है, 15 से या 20 से, 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 सर 15 से, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा केसी तो 15% है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो 15% है, तो बस ये डिफरेंस आ गया, मतलब 1.15 टू द पावर 4। अब बताओ ये कैंसिल खेलोगे क्या, नहीं सर, हो ही नहीं सकता, यहां बेस 1.2 का है, यहां 1.15 का है, बात खत्म, ये डिफरेंस है, प्लस 400 2, ये 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर, डिस्काउंटिंग तो 4 से ही होगी, प्लस 300 1.2 टू द पावर 1, ऑफ कोर्स, या 1.2 भी लिख सकते थे, 1.15 टू द पावर 4, प्लस अब 200 डिवाइडेड बाय, उसका तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो सैचुरेट हो गया, 1.15 टू द पावर 4। अब देखो सारे कैश इनफ्लोज का, देखो यहां से यहां तक, सारे कैश इनफ्लो को, सारे कैश इनफ्लोज को मैंने री इन्वेस्ट करके, और जो फ्यूचर वैल्यू बनी इसको आगे ले गए और फिर पीछे खींच दिया, ठीक है, बढ़ाया और खींच दिया, फ्यूचर करके उसका नेट प्रेजेंट कर, अभी प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो अपने को काम हो गया। इसी को ना आपको पहले सिखाया था कि नेट फ्यूचर वैल्यू भी तो निकाल सकते थे, फाइनल, वो भी एक टेक्निक हो सकती है, लेकिन वो वर्किंग लंबी हो जाएगी, काहे को इतना लफड़ा करना है ना, और -1000, ठीक है। अब याद रखना एक चीज, अगर गलती से वो चीज दिमाग में चल रही है तो 1000 को गलती से तुम 20 पे ना करने लग जाना, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट उसकी री इन्वेस्टमेंट नहीं बदल रही है, इसकी तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है केसी, दैट इज 15%, इसकी तो सेट थी पहले से, इसीलिए इसको डिस्काउंट तुम 15% से कर रहे हो, समझ रहे हो ना ये बात समझ में आ रही है ना आपको, बेसिक मैथमेटिक्स है यार। लेकिन क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते, दिमाग चलता है ना, दिमाग बहुत तेज चीज है, वो चलना शुरू हो जाता है, इतना इजी कैसे हो सकता है यार, कई बार अपने को ये भी लगता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, इतना आसान नहीं हो सकता। अरे बेटा तुमने टीवीएम पढ़ रखा है ना, इसे तुम्हें आसान लग रहा है, बाकी इसमें गोल गोल घूमते, वो यहाँ से है भाई क्या कर रहे सर, अरे सर ने 1.2 क्यों किया, यहाँ 1.5 क्यों किया, बड़े सवाल पूछते। तो मैंने स्टाइल बदला, मैंने कहा इनको टीवीएम सिखाओ पहले,
वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी सिखाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाओ, इनको लीवरेज सिखाओ, इनको सब सिखा के ना तब कैपिटल बजटिंग पे लेके आओ, शुरू में ना पढ़ाओ इनको, ठीक है। और इट इज वर्किंग नाउ। तो ये सारे इनफ्लोज का पीबी होगा। अब कैलकुलेट करो 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 करो, खुद करो, मैं तो कर ही रहा हूं। 1.2 इंटू इक्वल टू 1.728 इंटू 500 इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय, अब ये तो निकाल ही लो, 1. या तो हम इसे डिवाइड करें या सीधा कंपाउंडिंग फैक्टर ही ले लें, ठीक है, इंटू 1/1.5 का वो ही कर लेते ना, ठीक है, एक ही बात है, कोई भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइड ही कर देते हैं यार। 1.15 इंटू 2 3 4 1.749 प्लस 1.2 इंटू इक्वल टू इंटू 400 इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 1.749 प्लस 1.2 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 1.749 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.749 माइनस 1000 इज इक्वल टू, ये सबको जोड़ के इससे डिवाइड कर दो, सिंपल है, तो कर ही देते हैं। 864 प्लस 576 प्लस 360 प्लस 200 इज इक्वल टू, क्या हो गया यार ये, 864 प्लस 576 प्लस 360 2000, पक्का 2000 आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाय 1.749 इज इक्वल टू 11 और माइनस 1000 1143.5 माइनस 1000 इज इक्वल टू 143.5। बताओ भाई यही है क्या मॉडिफाइड एनपीवी? ये निकल गया क्या तुम्हारा? जरा एक बार कैलकुलेट करके देखो कि इस वाली सिचुएशन का मॉडिफाइड एनपीवी क्या यही है? ये कैलकुलेशन से आप सेटिस्फाइड है? ऐसे भी कर सकते हो, टेबल से भी जा सकते हो। एग्जाम में कौन सा अप्रोच फॉलो करें, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल इजी है, ये और इजी है, ठीक है। तो मॉडिफाइड एनपीवी ये है। जरा अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, एनपीवी ज्यादा हुई मॉडिफाइड या कम, सोच के देखो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका कमेंट लिखो, एडवाइस, तो कैसे करोगे? ये पॉइंटर जरा आप लिखिए। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, प्लीज आप पहले लिखिए, फिर मैं बात करता हूं। पहले इसको लिखो आप, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, लिखो आप क्या कमेंट लिखोगे इसके अंदर। दोनों सिचुएशन को एनालाइज करो, इसको और उसके बाद इसको, और इसके बारे में एक फाइनल अपना आउटकम यहां देने की कोशिश करो। ये लो आप लिखो, चलो शुरू हो जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट। नहीं बदली बात, कुछ नहीं लिखना यार, वही कमेंट लिखना है। क्यों घबरा रहे हो इतना? जो तुम्हें पता है लिखो। मॉडिफाइड एनपीवी इज मोर देन 0, therefore the shareholders wealth will be maximized, और वो लिख सकते हो ब्रैकेट में बाय 143.5 करोड़ जो आया है। Hence the proposal or project is accepted। बस इतनी सी बात आपको कंक्लूजन में लिखनी थी और कंप्लीट करके लिखनी थी, ठीक है। तो मॉडिफाइड एनपीवी और एनपीवी का डिफरेंस समझ में आ गया। एनपीवी, मॉडिफाइड एनपीवी इज नथिंग बट एनपीवी विद एडिशनल और मतलब विद अ डिफरेंट रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। लेकिन
इसको इस्टैब्लिश करने में बच्चों के दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये प्रैक्टिकल सम आपको कराना पड़ा मॉड्यूल में। इससे ज्यादा कोई सम नहीं है इसके बारे में, ठीक है। यही सम बार 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 आपके स्टडी मैट में 4-5 बार आएगा, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आप होमवर्क कर लोगे, ठीक है। ठोक के करो। अब सर कुछ नोट्स लिखो। हाँ जी, 1 मिनट। नोट्स, सॉरी यार, एक छोटा सा ब्रेक, 1 मिनट, सॉरी यार, एक्चुअली पेन की बैटरी वीक हो रही थी तो इसलिए बैटरी चेंज करनी थी, मैंने बोला हुआ था एंड दे गेव मी, तो थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं। वी वर टेकिंग अ नोट। लिखो सबसे पहला सिंपल नोट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनपीवी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, जो अब तक बताया है उसको मैं पेन डाउन कर रहा हूं, ठीक है। ऑन द अजम्पशन दैट द कैश फ्लोज, और इसी के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, जो लगातार टर्मिनल इंटरवल्स पे जो कैश फ्लो आ रहे, इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, are reinvested at the rate equal to KC or required rate of return। बात समझ में आई? तब से यही बोल रहा हूं कि एनपीवी मतलब ये अज्यूम करके हम चल रहे थे कि उस कैश फ्लो को वो री इन्वेस्ट करता होगा, वो कंपनी करती होगी, बट सेम ही रेट से करती होगी, तो उससे हमारी एनपीवी निकल के आई। सेकंड, ऑन द अदर हैंड modified NPV assumes that the intermediate CA इंटर नहीं intermediate cash flows are reinvested at a rate different, either less or more, it can be less, it can be more, different मतलब लॉजिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, मोर ही होगा, बट कम भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केसी। इतनी बात समझ में आ गई? रुको, इतना आप नोट करो। पॉइंट नंबर 3, इफ अ सेपरेट रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन, हाउ टू डिफरेंशिएट in exam about the NPV or modified NPV, कैसे डिफरेंशिएट करें एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में देख करके कि मुझे एनपीवी निकालना है कि मॉडिफाइड है। मान लो कि नहीं दिया हुआ कुछ भी, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दिमाग में तो चल रहा होगा ना सवाल, तो बस एक ही तरीका है, यू हैव टू चेक इफ KC is not equal to reinvestment rate, then modified NPV is
टू बी कैलकुलेटेड। मिल गया सवाल का जवाब, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब इन सारे फंडे का एक समरी लिख लो आप, काम आएगी फंडा। ये सबसे एमसीक्यू आ सकते हैं, ये सब बातें लिख लीजिए एमपी सर, मार्क कर लीजिए एमपी सर, ये सब एमपी सर वाले पॉइंट है भाई। सवाल पूछने वाले इन्हीं सब पॉइंटर को घुमा फिरा के लिख सकते हैं और लिख के पूछेंगे बताओ यहाँ क्या करूंगा, या ये सिचुएशन है बताओ यहाँ क्या करना चाहिए, ये कौन सी एनपीवी है। अब पूछने वाले का दिल, concept is concept, ultimately this is practical concept, you have done a practical, now you are writing the theory, so कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। मैं एक बार पॉज करके नोटिंग करने का मौका देता हूं, फिर भी साथ लिख सकते हो तो लिखते चलो। एनपीवी या मॉडिफाइड एनपीवी किसको प्रेजेंट करते? फंडा है एनपीवी और दोनों में से मॉडिफाइड एनपीवी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। फंडा नंबर 3 होगा मेरे हिसाब से। नंबर 1 SHW, बोलो यस और नो, शेयर होल्डर्स वेल्थ। कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आए थे तो आप बोलोगे यस। दूसरा मार्केट कैप, बोलो यस और नो, यस। तीसरा एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने कहा एनपीवी इज इक्वल टू 0 या मैंने कहा एनपीवी इज मोर देन 0, इन दोनों केस में in both the cases is your KC recovered? बोलो यस और नो। कुछ ख्याली पुलाव पकाए हैं मैंने, वही पूछ रहा हूं। क्लास में आने से पहले ये सब लिटरेचर में दिमाग में चल रहा था, क्या ऐसा है? मैं कहता हूं एनपीवी इज इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स वहां अपना सारा पैसा रिकवर हो गया, बोलो यस और नो। जो लगाया था वो पूरा मिल गया, बोलो यस और नो। और जब मोर देन 0 है तो जो लगाया था उससे ज्यादा मिल गया, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। केसी इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 1000 करोड़ लगाया और वो जो आया उसका पीवी करके देखा तो जो लगाया और जो पाया बराबर है, 0 है। ज्यादा है, बल्ले बल्ले है, तो यस रिकवर्ड, और थोड़ा वैल्यू बढ़ भी गया। ये केसी को ही रिकवर करता है ना, मतलब केसी मतलब तुमने पैसा कहीं से लिया हो, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा हो, अगर तो ये प्लस हो गया, ध्यान से सुनना, अगर तो ये हो गया तो केई, तो वो क्या बोलेगा? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ, तभी तो तुम बोल रहे हो। अच्छा केडी तो रिकवर हो ही गया होगा ना, केडी कॉस्ट ऑफ डेट, डेट तो पैसा उठा के मार्केट से लगाया था, 1000 करोड़ में से 500 करोड़ डेट था। लॉजिक डिस्कशन, रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले पैसा मांग लेंगे वो लोग, डिविडेंड लेंगे, ये वो, क्या वो रिकवर हुआ? क्या हुआ ना? हुआ ना। तभी तो टोटल पैसा लगा के जो प्रोजेक्ट से पैसा हमारा टोटल आ गया, मतलब भाई सबका जो भी था अरमान पूरे हो गए। हाँ ज्यादा आया तो शेयर होल्डर वेल्थ, क्योंकि बाकियों को तो दे चुका हूं ना, बाकियों को तो दे चुका हूं। एनपीवी जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और वो 0 या 0 से ऊपर हो गया, मतलब डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जहां से अदर सोर्सेस या टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट, ये सब तो टर्म लोन, डिवेंचर, ये सब तो संतुष्ट हो गए ना, इनको सेटिस्फाई कर दिया हमने। अब जो बचा वो किसका है? शेयर होल्डर का है। ये बात समझ में आ गई आपको? जो तभी तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, मार्केट कैप बढ़ रही है। जो एनपीवी 0 से ऊपर जा रहा है वो बढ़ा रहा है, और 0 से नीचे गया तो मार्केट कैप तो नीचे गई गई। बोलो सारा डेट रिकवर हुआ? क्या नहीं हुआ सर, देखना पड़ेगा कितना रिकवर हुआ। बात समझे? घाटे का सौदा हो गया वो तो यस। और बाकी बातें वैसे वर्षा।
ठीक है, इफ NPV इज लेस देन 0, केसी या डेट नॉट रिकवर्ड लिख सकते हैं क्या? नॉट रिकवर्ड, बस इतना लिख लो, इससे आप समझ जाओगे, बस ज्यादा नहीं लिखना है इसको। नॉट रिकवर्ड, बोलो यस और नो। ठीक है, और 0 ऑल रिकवर्ड नो सरप्लस, मोर देन 0 सरप्लस। बस इतनी बात आपको समझानी थी। एक मतलब इसको कंक्लूजन रिमार्क में लेके आना था। पहले ये सारी बातें नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। क्या क्या सर? सबसे पहले सर ये वाला पेज पूरा का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हॉट आइटम, नोट कर लीजिए। सारा आपको दिमाग में रहेगा, एक बार नोट्स पढ़ोगे सब चीज़ रिकॉल हो जाएगी। देन सर इसको नोट कर लो, इसको पढ़ोगे सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। यहां तक का सारा समरी करा दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आप नोट कर लेना पॉज करके। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, अंडे का फंडा 4। ठीक है, बाद में लिखता हूं इस फंडे का नाम क्या है। एक एग्जांपल लो, बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है यार, नोबिता, मिस्टर नोबिता। और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, याद है? अब ये जरा सोच के सारे बच्चे बताएंगे मेरे को, हाँ ठीक है नोबिता और शिजुका। क्यों बात कर रहे हो सर इसकी? कर रहा हूं, मर्जी। इन दोनों में स्मार्ट कौन है और भोदू कौन है? मतलब एकदम डल टाइप्स नोबिता, बात समझ में ही नहीं आती इसको। एक बात को 10 बार बताओ तो ये समझता है। ठीक है, एक छोटी सी बात होगी, एक होमवर्क करना होगा, जब तक 2 दिन धक्के नहीं खाएगा, डांट नहीं सुनेगा, पिटने की नौबत नहीं आएगी, जब तक उसकी माँ उसके पीछे नहीं पड़ेगी। नहीं मतलब ये एक बात ध्यान रखना, ये वो नहीं है, क्या नाम है उसका, सिंचन, उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है। ये डल कैरेक्टर है, ये डोरेमोन पे बहुत भरोसा करता है। और शिजुका स्मार्ट है, डेकिसुगी, शिजुका वो, और जियान का तो कहना ही क्या है ना। यस, अब देखो क्या है, ये दोनों ना सीए के एग्जाम्स में बैठते हैं। ठीक है, और इनका पेपर है FM SM। वाओ, मतलब ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे समझो। नोबिता क्या करता है, 2 रीडिंग लगाता है, एफर्ट बहुत मारता है बंदा, एंड 3 रिवीजन, जैसा ओम सर ने बोला वैसा ही करने का। कैसा? 2 रीडिंग मतलब 2 बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और 3 बार फुल टू रिवीजन। शिजुका क्या करती है, 1 रीडिंग 1 रिवीजन। ठीक है, अब बताओ रिजल्ट किसके अच्छे आएंगे? सोच के सोचो, सोच के सोचो भाई, मुश्किल काम दे रहा हूं। सर रिजल्ट किसके अच्छे आने चाहिए? मतलब तुम अपनी परसेप्शन को अपने बाजू में रखो। ये हार्डवर्किंग बंदा है, राइट, और ये स्मार्ट वर्किंग बंदी है, राइट भाई। हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, एक बार में बात समझ में आ जाती है, इसको 3 बार में समझ में आती है। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मार्क्स आए। सर इसको 70 मार्क्स आए और इसको 65। वाह, अब बताओ। नहीं 60 मार्क्स आए, चलो थोड़ा कम करता हूँ, राउंड फिगर लेता हूँ ना, मेरे को थोड़ा आसानी रहेगी। नहीं मतलब मैं शिजुका को नीचा नहीं दिखाना चाहता, तो वक्त बताएगा कौन आगे कौन पीछे। बट इसको 70 आए, इसको 60 आए, किसको ज्यादा आए? इसको। तो अब बताना जरा, ओवरऑल मैं दोनों की इफेक्टिवनेस देखना चाहता हूं। ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन कैपेबिलिटी, ऐसे ही बातों बातों में किसमें कितना है दम, आ जरा देखें, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। ये ध्यान से देखो, ये 5 एफर्ट्स लगाता है, ये 2 एफर्ट्स लगाती है, ये 5 एफर्ट्स पे 70 कमाता है। तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना क्रिएट किया इसने? 70 माइनस 5, 5 लगाया, 5 लगाया और ये पाया। तो बताओ भाई, 65 एक्स्ट्रा जितना लगाया उससे 65 ज्यादा पाया। तुम्हें नहीं लग रहा सर एनपीवी निकाल रहे? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी तो 65 है और इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 60 माइनस एफर्ट 2 ही लगाए थे इसने, 2।
इतना लगाया, ये इसका आउटफ्लो था, ये इसका आउटफ्लो था, ये इसका इनफ्लो है, ये इसका इनफ्लो है। बात समझ में आई क्या? तो इसने पाया कितना? 58। अब बताओ, एक तो एनालिसिस करने का ये तरीका है, किसने कितना दम लगाया और किसने क्या उसके बदले में पाया। तो सर दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। बताओ भाई, नोबिता की एनपीवी कितनी? 65। सिजुका की एनपीवी कितनी? 58। तो आगे कौन है? नोबिता। आपको डिसीजन लेना हो, आप क्या करोगे? नोबिता को बोलोगे बड़ा स्मार्ट बंदा, बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है यार, आप इसको क्रेडिट दोगे। किसको? नोबिता को। आपके लिए विनर कौन है? विनर, इसको आप दे दोगे मेडल। मैं इसको और तरीके से देखना चाहता हूं। 5 बार रगड़ करके इसने पाया 70, बोलो यस और नो। और सिर्फ 2 टाइम रगड़ के इसने पाया 60, 2 एफर्ट्स मार के। तो बताओ इन दोनों के रिवॉर्ड्स, और समझने की कोशिश कर रहा हूं, वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट, मतलब एक एफर्ट पे कितना कितना वैल्यू क्रिएट किया। बताओ कितना वैल्यू क्रिएट किया। अगर मैं बात करूं नोबिता की, एक एफर्ट पे 5 पे 70, तो एक पे कितना? सिंपल है रे, 70/5 मतलब 14। अरे बचपन वाला मैथमेटिक्स है, बात खत्म। मतलब सर आपने क्या किया, जो इसने इनफ्लो निकाला, आई इनफ्लो बाय, सॉरी हाँ इनफ्लो बाय, इसको पाने के लिए कितना लगाया? आउटफ्लो, और इससे आपने निकाल दिया सर 14। तो ये सर पर एफर्ट इसने 14 मार्क्स, मतलब एक प्रैक्टिस या एक रिवीजन और कर लेता तो इसे आ जाते 84 मार्क्स। इजंट इट? एनालिसिस का तरीका है। और सिजुका के केस में 2 पे 60, तो 60/2 30। बताओ कौन इफेक्टिव है, सिजुका या नोबिता? सिजुका या नोबिता? वो दो एफर्ट में 60 ले आई, एग्जामिशन तो उसको भी आ गई, ठीक है। और वो 3 एफर्ट यहां बचा गई, वो दूसरे पेपर में लगाएगी। वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो ये हार्ड वर्किंग है बेचारा। 5 बार से नीचे इसकी बात ही नहीं बनती है। इसको एनपीवी 6 बार बताओ तो कहेगा हाँ आप पल्ले पड़ी। टीवीएम के कॉन्सेप्ट 8 बार बताओ, कहेगा हाँ सर अब डाउट सॉल्व। इसको मोर नॉलेज है, इतना ज्यादा नॉलेज है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। हाइट ऑफ एनीथिंग सर, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो एक तरीका तो ये है इनफ्लो बाय आउटफ्लो, और इससे हमें क्या मिल गया कि पर एफर्ट हम कितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट बाय सिजुका 30, बाय नोबिता 14। बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन सा इसमें से इफेक्टिव है? आप क्या बोलोगे? On this parameter I will go with Shizuka, I will select Shizuka, I will give medal to Shizuka, because भाई कमाल है बंदी की, 2 बार में 60 ले आई, तीसरा कर लेती तो सीधा 90 पे जाती है, और चौथे में तो अब की बार 100 ही पार हो जाता। बोलो यस और नो, ठीक है। अब इसको पता चल गया ना कि एक एफर्ट और मारना था, अब की बार 90 पार करने के लिए कर देती है। क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं। पर एफर्ट आप कितना गेन करते हो, आपका एफर्ट, आपका टाइम सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफर्ट ज्यादा मारते हो तो टाइम, मनी, एनर्जी सब लगती है ना। बोलो यस और नो। अब इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं कि कितना पाया वो छोड़ दो, ये नेट कितना पाया, नेट कितना पाया, नेट कितना पाया। अभी तक तो मैं बोल रहा था कितनी वैल्यू क्रिएट करी, तो आपने बोला 5 बार रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 2 प्रैक्टिस, मतलब 5 एफर्ट से 70 क्रिएट किया, 5 एफर्ट से 70 क्रिएट किया, 5 एफर्ट से 70 क्रिएट किया। तुमने कहा इतनी वैल्यू क्रिएट करी। उसने 2 एफर्ट से 60 क्रिएट किया, तुमने कहा इतनी वैल्यू क्रिएट करी। फिर तुमने बोला नेट कितनी वैल्यू क्रिएट करी, 65/52। अब मैं पूछता हूं कि नेट वैल्यू कितनी क्रिएट करी, नेट वैल्यू कितनी क्रिएट करी। तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना। वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट,
नॉट वैल्यू, लिख लो नेट वैल्यू। यहां किया था वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट, आपको मिला 14। अब मैं बोल रहा हूं नेट वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट, अब क्या करोगे? तो आप क्या बोलोगे? जो नेट वैल्यू क्रिएट करी थी वो था 65 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 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 ठीक है, 65 डिवाइडेड बाय 5, तो अब कितना हो गया? 13। और यहां पे क्या हो गया? 58 डिवाइडेड बाय 2, तो अब कितना हो गया? 20, 27, 28, 29, 29। ठीक है, तो नेट वैल्यू क्रिएटेड पर एफर्ट इज इक्वल टू दिस मच। तो अभी क्या किया तुमने इस केस में? क्या किया? नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय आई, क्या उस पे लगाया था? नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय आई, यही किया ना? बेसिक बचपन का मैथमेटिक्स, यूनिटरी सिस्टम बता रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कॉमन सेंस, जनरल डिस्कशन, घर में बैठ के बात कर रहे, अड़ोस पड़ोस के बच्चों से बैठ के वहां पे बाहर पटरी पे बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे, पार्क में बेंच पे बैठ के बातें कर रहे। पता है उसने इतना किया यार, उसने तो 5 बार पे इतने नंबर ला दिए, मतलब उसने हर बार रिवीजन किया तो उसके 14 मार्क्स बढ़े, और शिजुका ने एक बार रिवीजन किया तो उसके सीधे 30 मार्क्स बढ़े। एक आध और मार देती तो पार हो जाती वो। बोला हाँ भाई इफेक्टिव कितना है? तो हमने कहा भाई घटा के देखो, 5 माइनस किया 65, उसका 58। ठीक है, अभी भी नोबिता आगे है। लेकिन जब मैंने ये जज करने की कोशिश करी कि भाई इनका पर एफर्ट पे नेट वैल्यू क्या क्रिएट हो रहा है, तो मैंने देखा भाई ये तो पर एफर्ट 13 ही क्रिएट कर पा रहा है। मतलब अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं तो शिजुका की तरह बनना चाहूंगा कि मेरा तो 2 एफर्ट में ही 60 आ जाए और तीसरे एफर्ट में सीधा 90 पार। ठीक है, तो मैं रोल मॉडल किसको मानूंगा दोनों में से? एक गधे को या घोड़े को? ऑब्वियसली भागते हुए को। ठीक है, गधे तो एक ही रंग के होते हैं, घोड़े अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, अब सर इसमें हमारी स्टडी का क्या है? अपना क्या, गई नोबिता, गया नोबिता, गई शिजुका तेल लेने, अपना क्या? भेज दो तेल लेने, छोड़ दो, समझना सर टाइम पास करा रहे थे। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूं। अभी इसको एग्जाम्पल को लेकिन नोट करना, इसको छोड़ना नहीं, इससे बात याद रहेगी, बस इसलिए बताई है। ये छोड़ना नहीं है, नोट करो, पॉज करके नोट करो। मैं चल रहा हूं आगे, सुनो भाई, नोट करो, और मैं चल रहा हूं आगे, आ जाओ। चलो एक और एग्जाम्पल लो, अब तुम्हारे को फाइनेंस समझ में आएगा। यहां से ध्यान से सुनो। देयर आर 2 सेपरेट प्रोजेक्ट्स, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं आपके पास। प्रोजेक्ट एक्सपेंशन प्लान, कोई कुछ भी, कोई बिजनेस का ऑप्शन, कोई प्रोजेक्शन, जहां आप पैसे लगाने वाले हो, ये प्रोजेक्ट का मतलब। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट एन नोबिता, प्रोजेक्ट एस शिजुका। 2 प्रोजेक्ट है, अब इन दोनों को प्रोजेक्ट मान लो। अब क्या हुआ? पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हमने कैश आउटफ्लो किया, पैसा लगाया, प्रोजेक्ट एन में लगाया 100 करोड़ और यहां लगाया 500 करोड़। बहुत अच्छा किया, और मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सीधा डेटा दे रहा हूं। किसी सवाल में ऐसा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, निकाल लेंगे, लेकिन अभी आपको डेटा सीधा चाहिए क्योंकि मैं एनपीवी और उसके कॉन्सेप्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू से आगे निकल रहा हूं। ठीक है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसके बदले में बहुत सारा स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आए होंगे, इनफ्लोज आए होंगे। अब मैंने क्या किया, उसका पीवी कैलकुलेट कर लिया। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, ठीक है। और ये 100 करोड़ लगा के मुझे मिला 280। देखना अब नोबिता शिजुका तुमको यहां नजर आएंगे। ठीक है, तो भाई मैं मजाक में भी कोई बात मजाक वाली नहीं करता हूं, आपको समझ में आएगा। और इसके बदले में मिला मुझे 750 करोड़। अब मुझे ये बताओ आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मित्रों, बोलिए, दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है? कौन सा अच्छा है?
कौन सा अच्छा है बोलो, 500 लगा के 750 करोड़ वाला या 100 लगा के 280 करोड़ वाला? नहीं सर, अभी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सर अभी हमें ये नहीं पता ना इसकी वजह से वेल्थ क्या क्रिएट हो रही है। अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव है ना। तो मैंने कब मना किया यार, तुम यहां पे एनपीवी निकाल लो, तो हुणे बता दो, अब बता दो, पड़ गई ठंडक दिल को। 180 करोड़, ओह वाह, और अब 250 करोड़। सर अब तो आंख कान बंद करके आई विल गो विथ 500 करोड़। 250 करोड़, रुको ठंड करो, पैसे देखे नहीं, पीछे पीछे चल दिए, मतलब इतनी भी लालच अच्छी नहीं होती, लालच बुरी बला है, रुको सब्र करो, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं हूं बहुत पक्का बाड़िया, बाड़िया मतलब जाति से नहीं, व्यापारी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर मैं हूं यार। नहीं यार, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है ओम सर से, मैं कहूँगा नहीं यार ऐसे नहीं, पैसा ऐसे लुटाने के लिए थोड़े ही है यार। मैं देखूंगा कि मेरा हर एक रुपया कितना कमाल करता है, बोलो यस और नो। चीते की चाल, बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। मैं क्या देखूंगा, ये उछालूंगा, आजा, ठीक से नहीं उछला, ये देखो, देखूंगा ये कितनी बार चक्कर काटता है, हेड आता है, टेल आता है, गिली 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 छू, कितना कमाल करता है, हर एक रुपया मेरे लिए कितना कमाल करता है। बोलो मैं ये जानना चाहूंगा कि नहीं जानना चाहूंगा? यही धंधा है ना मेरा, हर एक रुपया। खोटा सिक्का, सिक्का कभी खोटा नहीं होता, ठीक है। ये जब चलेगा मार्केट में तो हर एक रुपया मेरे को कितना कमा के दे रहा है, मेरे को तो ये टेंशन है ना, क्योंकि देखो पैसा अनलिमिटेड नहीं है दुनिया में, लिमिटेड है। तो मैं तो ऐसे जगह पे पैसा लगाऊंगा जहां मेरे को ज्यादा रिटर्न आ रहा होगा। ऐसे तो वॉल्यूम देख के मैं पीछे नहीं पड़ जाऊंगा। 500 लगाया भी तो 500 था ना, 500 लगा के 250 करोड़ का अपन क्या कमा रहे हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यूज, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वहां 100 करोड़ लगा के 180 कर रहे हैं। अब बताओ मुझे 500 करोड़ कहां लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट एन में या प्रोजेक्ट एस में? बोलो यस और नो, कहां लगाना चाहिए? सर प्रोजेक्ट एन में लगाना चाहिए, क्योंकि सर अगर 100 करोड़ करके वहां लगाए ना, तो सर वहां तो सर 180 इंटू 5 का रिटर्न आने वाला है। मतलब ऐसे जस्ट लाइक अ लेमैन, जस्ट थिंक लाइक अ लेमैन, इजंट इट, है या नहीं? तो ऐसा ही लगने वाला है। तो इसको देखो, इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब दो चीजें यहां पे निकालूंगा आपके लिए। एक को हम बोलते हैं पीआई, इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मतलब हमने, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, हाउ मच डू वी अर्न फॉर every rupee, 1 rupee invested in a project। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब मैं 1 रुपया लगा रहा हूं तो उसके बदले में मैं कितना अर्न कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट एन में 1 रुपया लगा के आप कितना अर्न कर रहे हो? तो आप क्या बताओगे, सर अगर मैं यहां 1 रुपया लगाता हूं 100 पे 280 यूनिटरी मेथड, तो 1 पे 2.8, ये तो लेमन टेक्निक हो गई। कैसे लगाया, कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या है? सर सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल है, यूनिटरी मेथड से निकल के आ गया अपना कि भाई 100 पे इतना तो 1 पे कितना, और फिर सर 500 पे कितना, 1000 पे कितना, 1 लाख पे कितना, वो बाद में देख लेंगे। बट अभी तो अपने को मिल गया ना प्रॉफिटेबिलिटी, इसी को बोलते हैं पीआई। पीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनफ्लो आउटफ्लो पीवी निकाल रहे थे, एनपीवी निकाल रहे थे, और वो बस उस पर डिसीजन ले रहे थे। लेकिन अभी मेरे को ना हर एक रुपए को जांचना है, हर एक रुपया कितना कमाल करता है। तो बताओ प्रोजेक्ट एन में पीवी ऑफ पीआई रेशियो क्या निकल के आया? प्रोजेक्ट एन में क्या निकल के आया, 280/100 इज इक्वल टू 2.8। और प्रोजेक्ट वाई में क्या निकल के आया,
प्रोजेक्ट एस में क्या निकल के आया, 750 पाने के लिए 250 लगाया, तो सर यहां क्या, 500 लगाया, सॉरी 500 लगाया, तो यहां क्या निकल के आया 1.5। अब मेरे को बताओ, मतलब यहां पे आप रेशियो निकाल रहे हो सर, बोलो यस और नो। पीआई इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो, इट्स लाइक अ रेशियो। कितना टाइम्स मेरा 1 रुपया कितना गुना कमाता है, किस रेशियो से कमाता है, किस रेशियो से अर्न करता है। अभी मैंने ये नहीं बोला किस रेशियो से वेल्थ मैक्सिमाइज करता है, वो अलग से पूछूंगा। 1 रुपया कितने गुना वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है इस प्रोजेक्ट में। दो अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो एक में मेरा पीआई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हाउ मच डू वी अर्न फॉर 1 रुपी इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट। तो सर उसका जवाब मिल गया, प्रोजेक्ट एन में 2.8, प्रोजेक्ट वाई में 1.5। अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। अब मैं बोलता हूं, अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम्हें एक फॉर्मूला तो मिल गया, पी आई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउट इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, उससे निकल गया अपना पीआई रेशियो। सर एग्जाम में आता है, एमसीक्यू आ सकते हैं, एमपी सर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ मच ₹1 इन्वेस्टेड क्रिएट्स शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये सवाल है। तो सर शेयर होल्डर वेल्थ 1 रुपया लगा के कितना क्रिएट होता है, ये कैसे पता चलेगा सर? ये तो एनपीवी से पता चलेगा। तो अगर 100 रुपए पे, अब देखना, अब कलर चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, अब डिस्कशन छोड़ दो पहला वाला। 100 करोड़ लगा के अपने को 180 का एनपीवी क्रिएट होता है, मतलब 1 रुपए पे 1.8 टाइम्स 1.8 रुपीज का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। कमाल है प्रोजेक्ट ये। और दूसरे वाले में अगर देखता हूं 500 पे 750, तो 1 रुपया लगा के कितने का, 0.5 का, बोलो यस और नो। 500 का 1 रुपया लगा के 0.5 से मेरा वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, एनपीवी बढ़ता है। तो इसका मतलब बताओ, अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। सर मैं तो इसके साथ जाऊंगा, अगर मेरे पास लिमिटेड मनी हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी कौन होगी, नोबिता या सिजुका? इस केस में प्रोजेक्ट एन ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि सर इसका दोनों पर रुपी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसका पॉजिटिव है, ठीक है, अर्निंग कितना इनफ्लो लेके आता है, और पर रुपी सर इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एफर्ट भी ज्यादा है। तो सर ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर प्रिंसिपल में है। हाँ, इसके बाद अगर पैसा लगाना होगा तब मैं जाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास 300 करोड़ रुपए हो, जस्ट थिंक 300 करोड़ रुपए हो, तो मैं पहला 100 रुपया कहां लगाना चाहूंगा मित्रों, यहां पे। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, ये। उस 300 में से नेक्स्ट 200 कहां लगाना चाहूंगा, यहां। या कोई और प्रोजेक्ट होगा तो उसको भी सेम फंडा पे इवेल्युएट करके चेक करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा मेरे को अब पैसे कहां लगाना चाहिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू नो व्हाट इज योर पीआई एंड व्हाट इज योर एनपीआई। सो दिस इज एनपीआई। वो कैसे पता चलेगा? अब यहां पे आपको एक नया फंडा मिलता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या एग्जाम में यह भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे एनपीवी, वहां पे क्या कहता है, कैश आउटफ्लो इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, और यहां क्या हो गया, एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। यही तो किया ना तुमने यहां पे, ये निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए यही तो किया था तुमने। तो दैट इज, तो वो क्या हो गया सर, दोनों का वो आपको पता ही है, ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हो। एक का है 1.8 और एक का है 0.5। तो ये सर दो नए पैरामीटर मिल गए, पीआई एंड एनपीआई, जिसके बेसिस पे आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हो। एक नया पैरामीटर मिल गया आपको, ठीक है, एक नया पैरामीटर मिल गया। अब इस पे हम 2 सवाल करेंगे, एक आईसीआई का क्वेश्चन करेंगे और एक पास्ट ईयर एग्जाम पेपर में जाके करेंगे, ठीक है। और उससे पहले ये सारा आप नोट करेंगे प्लीज। पहले नोबिता नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल नोट कीजिए, एंड आई विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक,
देन विल बी बैक। ठीक है।